जितना लोअर जुडिशरी है, जो अधीनस्थ न्यायालय, उसमें विचाराधीन है। मैं कह सकता हूँ आपकी मार्फत राजस्थान की जनता को कि पिछले 2 वर्षों में जितना हमारा इंस्टीट्यूशन हुआ है, जितने केसेज आए उससे अधिक डिस्पोजल हुए हैं, और ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलेगी तो अधीनस्थ न्यायालयों में पेंडेंसी बहुत कम हुई है, और हम कोशिश करेंगे कि पेंडेंसी धीरे धीरे और कम हो, शीघ्र और सुलभ न्याय सबको मिले, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। अगला प्रश्न है। नहीं देखा मैंने 2.25 साल में जितने भी क्वेश्चन लगे हैं, सेम जवाब सेम जवाब सेम जवाब। मंत्री ऐसा ही होना चाहिए साहब, बदलेगा नहीं। यानी एक भी आज तक जिस भी माननीय विधायक ने क्वेश्चन लगाए, 1-2 का यहाँ पे खोला है, घोषणा की है, यानी उनकी तो बजट घोषणा है, उसके बाद भी डेडलाइन नहीं बता रहे कि कब तक निर्माण कर देंगे। कमाल है। अगले अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद दूंगा एलओपी साहब को मुझे इनवाइट किया। जिस क्षेत्र में भी आप चाहें, आपने डीजे खोले 2, हमने खोले 8, सुन लीजिए, जवाब मेरा होगा, आपका नहीं होगा। प्रश्न है तो नहीं, जवाब मेरा होगा। आपने खोले 2 5 साल में, हमने 2 खोले 8। आपने सीजीएम खोला 1 5 साल में, हमने खोले 8। आपने खोले पॉक्सो कोर्ट 5 साल में, हमने खोले 5। आपने एसीआर खोले 5 साल में 1, हमने खोले 7। तो ये तो कोर्ट खोलने की प्रक्रिया। दूसरा नहीं, अभी तो पूरा जवाब। अगला प्रश्न गोपाला शर्मा। और जवाब है मेरे पास पूरा। हो गया। अब कितने खोले यहाँ? आपके श्रीमुख से कितनी घोषणा हुई वो तो बताओ। बजट घोषणा एलओपी साहब, आपने घोषणा करी, एक भी खोला हो? 2.25 साल करती है संसदीय मंत्री की घोषणा से एक भी खोला हो? में बंद नहीं होती है। अपने ही उप मुख्यमंत्री को, अपने ही प्रदेश के अध्यक्ष को उन शब्दों से नहीं पुकारती है जिनसे पुकारा गया है। माननीय मंत्री जी, मैं भी कुछ कह रहा हूँ, आसन पांव पे सुन ही नहीं रहे। आप दोनों से है ये चर्चा के प्रश्नकाल है, प्रश्न का उत्तर और प्रश्नकाल है, लेकिन आप बहस करोगे, ये बहस का प्रश्नकाल के नहीं है, अन्य किसी विषय पे करना। आप दोनों के अच्छे विद्वान है, मित्रता भी है, लेकिन वो आज अंतिम दिन ज्यादा प्रदर्शन मत करो। श्री गोपाला शर्मा। 423, यानी कभी अध्यक्ष कुछ कहे तो उधर भी ध्यान देना चाहिए, केवल आपस में करोगे तो समाधान नहीं होगा, चाहे कोई भी हो। माननीय अध्यक्ष जी, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र मांडलगढ़ में जनवरी 2024 से 2 उचित मूल्य दुकानों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई का उचित मूल्य दुकानदार विवरण निम्नानुसार है। नंबर 1, श्रीमती रेणु कुमार मीना, ग्राम पंचायत लाडपुरा, कार्रवाई का विवरण निलंबित एवं निरस्त। नंबर 2, कमलेंद्र सिंह, बरुंदरनी, प्राधिकार पत्र निलंबित। खंड 2 वर्तमान में उचित मूल्य दुकानदारों का 1% छीजत देने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत छीजत हेतु मार्गदर्शन के संबंध में भारत सरकार ने पत्र दिनांक 9/7/2018 द्वारा राजस्थान सरकार के छीजत संबंधी अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं है, अवगत कराया है। उचित मूल्य दुकानदारों का आवंटित मात्रा के विरुद्ध उनके द्वारा वितरित मात्रा अनुरूप कमीशन का भुगतान किया जा रहा है। उचित मूल्य दुकानदारों को मासिक मानदेय दिए जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। खंड 3 वर्तमान में खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत अन्य खाद्य सामग्री भी वितरण किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपने जवाब दिया कि रेणु कुमारी मीणा का निरस्त कर दिया। क्या मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी, 1.5 साल पहले पूरा गांव बंद हुआ था, 73 क्विंटल अनाज कम था, उसको निरस्त करने के बावजूद अभी गेहूं वही बांट रही है, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहते हैं? हाँ तो कब, क्यों तो नहीं? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंडलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्यगण ने जो उचित मूल्य दुकानदार के बारे में प्रसंग रखा है, रेणु कुमारी मीना, लाडपुरा तहसील मंडलगढ़, इनकी शिकायत उपभोक्ता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा आई मार्च 2024 के प्रारंभ में, और जांच की गई तो इसमें पोस्ट मशीन में प्रदर्शित स्टॉक के गेहूं 90.41 क्विंटल का गबन पाया गया। तो इनको 12/3/2024 को इनका प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया। एफआईआर इनके खिलाफ 31/3/2024 को दायर की गई और 31/5/2024 को इनका प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। अब ये उचित मूल्य दुकानदार उच्च न्यायालय जोधपुर जाते हैं और वहां से स्थगन आदेश लाते हैं। रिट पिटीशन संख्या
10322/2024 दिनांक 5/7/2024 के क्रम में इनको फिर बहाल किया गया है। अब हम वापस विभाग के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर करके इस प्रसंग को कि इस पे जो निरस्त है उसको निरस्त का आदेश जारी किया जाए, उसके लिए प्रक्रियाधीन है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, इतना बड़ा भ्रष्टाचार खुले में किया और पूरा गांव 2 बार बंद रहा और आपके डीएसओ ने उसको 2 महीने 3 महीने का समय दिया जो कोर्ट जाने का, परंतु माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश नहीं दिया कि फिर भी वो भ्रष्टाचार कर रहा है और आपका डीएसओ उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्या गांव की जनता ऐसे ही भुगती रहेगी या आप उस पर कुछ कार्रवाई करने का विचार रखते हैं? बिल्कुल खुले में लूट मचा रखी है। माननीय मंत्री जी। नहीं, अब जवाब सुनिए। शेम क्या विभाग के नहीं, आप जो कह रहे हो उसमें विभाग का जो कार्य है, विभाग ने तुरंत कार्रवाई की। मार्च प्रारंभ में विभाग के पास आया प्रकरण, उसके खिलाफ निलंबन किया, एफआईआर तक विभाग ने दर्ज कराई और निरस्त भी 31/5/2024 को किया। 2 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया हुई जो नियमों के अनुसार थी, सारी प्रक्रिया विभाग ने करी। कोर्ट से कोई स्टे लेके आया वो अलग विषय, उसमें सरकार क्या करे। तो अब आप किसके लिए शेम बोलोगे? आप बोलो, आप आगे जो शेम बोलना चाहो। हाँ, अगला प्रश्न है डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 424। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1, विधानसभा क्षेत्र खाजूवाला में 2 ब्लॉक वेटरनरी हेल्थ ऑफिस, 2 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, 13 पशु चिकित्सालय एवं 65 पशु चिकित्सा उपकेंद्र सहित कुल 82 पशु चिकित्सा संस्थाएं स्वीकृत है। जी हाँ, नवीन पशु चिकित्सा संस्थाएं आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार खोली जाती है। माननीय मंत्री, माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उप मुख्यमंत्री जी ने इसी बजट में 200 पशु चिकित्सा केंद्र और 25 पशु चिकित्सा केंद्र और 50 पशु चिकित्सा केंद्र को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में कर्मोन्नत करने का जो बजट दिया है, इस घोषणा की, उसके लिए धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय प्रश्न जानना चाहूँगा कि मेरा खाजूवाड़ा विधानसभा क्षेत्र सीमावर्ती क्षेत्र है और 150 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। पशुधन संख्या भी ज़्यादा है। प्रश्न पूछो, फैला हुआ है तो ठीक है। मैं निवेदन यही करना चाहूँगा कि 80 ग्राम पंचायत हैं तो वहाँ पर प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय खाजूवाड़ा को बहुउद्देश्य पॉलीक्लिनिक में कर्मोन्नत करने व पशु चिकित्सालय 25 केवाईडी दंतौर 5 केवाईडी को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में कर्मोन्नत करने का क्या माननीय मंत्री महोदय जी विचार रखते हैं? बताएं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि हमने 2024-25 में इनके क्षेत्र में 8 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले थे। हनुमान नगर, कुमारवाड़ा, नाडा, गुल्लुवाड़ी, शोभासर, पेमासर, कालासर और ओसंग नगर। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने बजट घोषणा 2026-27 बिंदु संख्या 188(1) के तहत 200 पशु उपकेंद्र खोलने की घोषणा की है। साथ ही साथ प्रथम श्रेणी चिकित्सालय भी कर्मोन्नत करने की घोषणा की है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूँगा कि आप 2 नाम मुझे बता दें, एक नया उपकेंद्र खोलने की और एक चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी में कर्मोन्नत करने की। दोनों जो ये बताएंगे माननीय सदस्य, वो हम कर्मोन्नत करने की कार्रवाई करेंगे। बढ़िया, माननीय हो गया, बस हाल ही हो गया। आप धन्यवाद देना चाहूँगा। अगला प्रश्न। मैं एक इसमें बता देता हूँ, दोनों केंद्र बता देता हूँ। अभी 25 केवाईडी को प्रथम श्रेणी में और दौड़े आपके डाणी कुमारान को आप उपकेंद्र में। आप माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से आग्रह यही है कि 2 नाम आप बता दें, जो आप नाम बताएंगे उसी को हम कर्मोन्नत कर देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद मंत्री महोदय, धन्यवाद। श्री हरि सिंह रावत। क्वेश्चन नंबर 425। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय,
खंड 1 कुंभलगढ़ एवं टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य को सम्मिलित करते हुए कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व घोषित किए जाने संबंधित सैद्धांतिक स्वीकृति राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24/8/2023 को प्रदान की गई है। खंड 2 कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व के टाइगर रिजर्व घोषित नहीं होने से क्षेत्र में पर्यटन वृद्धि का आकलन नहीं किया गया है। खंड 3 जी हां, विगत 2 वर्षों में प्रदेश में टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं तथा पीड़ितों को दिए गए मुआवजों का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ, क्या राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24/8/2023 को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने के उपरांत उक्त परियोजना को गति देने हेतु विभाग द्वारा क्या पत्र व्यवहार या अन्य कोई कार्रवाई की गई है? अगर हाँ तो कब, नहीं तो क्यों नहीं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, भीम से आने वाले माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूँगा, कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व के गठन हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 4/8/2023 को अनुमोदन उपरांत 24/8/2023 को कुंभलगढ़ बाघ परियोजना की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई। इसके उपरांत क्रिटिकल टाइगर एवं बफर क्षेत्र के चिन्हीकरण हेतु एक 11 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन 24/7/2024 को किया गया। एक्सपर्ट कमेटी द्वारा दिनांक 24/10/2024 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर दिनांक 23/6/2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य वन्यजीव मंडल की बैठक में चर्चा की गई। दिनांक 11/10/2025 को एक्सपर्ट कमेटी के अनुमोदन उपरांत कुंभलगढ़ बाघ परियोजना का कोर क्षेत्र के प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित किए गए। भारत सरकार NTCA से प्राप्त आक्षेप दिनांक 11/10/2025 की पूर्ति कर प्रति उत्तर दिनांक 24/2/2026 को NTCA को दोबारा प्रेषित किए गए हैं। NTCA द्वारा इस प्रस्तावित टाइगर रिजर्व की चौड़ाई बढ़ाने की सिफारिश की गई है। इस टाइगर रिजर्व की चौड़ाई बढ़ाने के लिए राजसमंद, पाली एवं ब्यावर जिले में भूमि चिन्हित कर ली गई है। इन भूमियों को वन विभाग के नाम स्थानांतरित करने की कार्रवाई के लिए वन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को लिखा गया है। माननीय सर, क्या जब तक ये योजना प्रारंभ हो उससे तब कुंभलगढ़ टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य में लेपर्ड, भालू, चीतल या अन्य कई जंगली जानवर की बहुतायत को ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग को बढ़ावा देने हेतु जंगल सफारी प्रारंभ करने का विचार रखती है, जिससे वहां लोगों को रोजगारी मिले? अगर हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं? बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है। विशेष रूप से वन्य अभ्यारण्य में रहने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार किस प्रकार से बढ़ावा मिले और किस प्रकार से उस वन्य क्षेत्र की रक्षा के सुरक्षा में हमारे ग्रामीण अंचल के लोग जुड़ें। उसके लिए मुझे बताते हुए खुशी है कि कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में 2 बीड़ की भागल से आरेट के फाटक एवं रणकपुर से मुछाला महावीर घाणेराव एवं टाटगढ़ रावली में 2, प्लेनी से मोडिया रावली व गोमथड़ा से गोरम घाट देवगढ़ सफारी रूट विद्यमान है। टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा। और मुझे बताते हुए खुशी है, माननीय सदस्य को भी इसमें जानकर खुशी होगी कि कुंभलगढ़ एवं टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य में 2 नए सफारी मार्ग बनाए जाने प्रस्तावित हैं, जिसमें कालीघाट से भीलभेरी एवं फुलास से गोरम घाट शामिल है। इसके अलावा माननीय सदस्य पैंथर सफारी के लिए कोई नया रूट बताना चाहे तो उनके सुझाव का भी मैं स्वागत करूंगा और आने वाले समय में परीक्षण करा करके वहां सफारी गेट खोलने का प्रयास किया जाएगा। अगला प्रश्न छोटू सिंह। प्रश्न संख्या 426। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, खंड 1 जैसलमेर जिले में विभाग के अधीन 8 सड़कें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, जिनके अनुमानित तकमीने संबंधित कृषि उपज मंडी समिति को भिजवाए गए हैं, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2 कृषि उपज मंडी समिति जैसलमेर को सड़क मरम्मत के प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। मंडी समिति से प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण के उपरांत गुण अवगुण के आधार पर सड़क मरम्मत के संबंध में कार्रवाई की जा सकेगी। खंड 3 जी कृषि विपणन बोर्ड के आदेश दिनांक 16/9/2025 परिशिष्ट ब से बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कों का रखरखाव अब मंडी समिति द्वारा ही किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री द्वारा
मंत्री जी द्वारा ये भी कहा गया है कि सड़कें क्षतिग्रस्त है और सड़कें गुणवत्ता के हिसाब से रिपेयरिंग की जाएगी। तो माननीय मंत्री जी को मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ प्रश्न पूछो। तो सड़कों की रखरखाव का जो समय 7 वर्ष होता है उसको भी 10 से 11 साल हो गए, तो आप इन सड़कों को कब तक तैयार करोगे या मरम्मत करोगे, इसका जवाब दो। फिर दूसरा पूछता हूँ माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, इनके राजस्थान सरकार द्वारा आदेश दिनांक 16/9/2025 से सड़क संबंधी मरम्मत में नियमों में प्रावधान में संशोधन किया गया। पहले इसमें सड़क के नवीनीकरण के लिए कोई राशि सकल बचत की उपयोग नहीं हो रही थी। अब राजस्थान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में पहली बार ऐसा हुआ है कि मंडी विकास समिति का 5% सकल बचत राशि सड़कों के रखरखाव एवं नवीनीकरण के लिए राशि चिन्हित की गई है। तो उसमें आपके विधानसभा क्षेत्र में जो मंडी है उसमें बचत राशि आज के दिनांक में 26,50,000 राशि है और आपकी जो सड़कें उनके नवीनीकरण के लिए राशि चाहिए 97,88,000 जी। तो 8 सड़कें जिनके नवीनीकरण के लिए तो 26,50,000 की राशि तो आज है, उसका आप कोई भी प्रस्ताव दे दीजिए जो 8 में से, वो मैं आपको आश्वस्त करता हूं उनका आदेश जल्दी शीघ्र जारी करके उन सड़कों का नवीनीकरण कर दिया जाएगा। और बाकी राशि 71,38,000 वो शेष राशि बाकी उन सड़कों के मरम्मत नवीनीकरण के लिए जो आपको चाहिए। अभी तक उसमें कॉर्पस फंड में जो माननीय भजनलाल शर्मा सरकार ने 16/9/2025 से जो नियमों में संशोधन किया उसमें कॉर्पस फंड में 59 करोड़ रुपए राशि 59,42,00,000 रुपए राशि कॉर्पस फंड में उसमें शिथिलता देते हुए आपके 71,38,000 के प्रस्ताव है उनको भी विचाराधीन किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी को पूछना चाहता हूं क्यों पीडब्ल्यूडी मंत्री भी विराजे हैं, कृषि मंत्री भी विराजे हैं। ये उक्त तो सड़कें हैं जो केवल किसानों के कृषि के लिए ही नहीं है सड़कें, इसमें सभी तरीके की ट्रैफिकियां चलती है। तो क्या उक्त तो सड़कों को 11 साल हो गए, वो अभी भी मरम्मत योग्य है, अब चलने लायक भी नहीं है, तो क्या इन सड़कों को पीडब्ल्यूडी अपने अधीन में लेगी? इसके लिए जवाब दो। माननीय अध्यक्ष जी, पीडब्ल्यूडी को 2010 में यह आदेश दिया गया था कि पीडब्ल्यूडी इन सड़कों का रखरखाव करेगी, पर उसमें कहीं ना कहीं कमी रही, इसीलिए नियमों में बदलाव करते हुए 2014 में वापस इसको कृषि विपणन बोर्ड को इस सड़कों का कार्य दिया गया। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि जिस तरह भजनलाल शर्मा सरकार ने पहली बार किसी सरकार ने निर्णय लिया कि मंडी द्वारा जो निर्मित सड़कें हैं उनके लिए रखरखाव के लिए 5% अतिरिक्त राशि का कॉर्पस फंड बनाया है, तो राजस्थान में कहीं भी ऐसी कृषि मंडी की जो सड़कें आने वाले समय में वो क्षतिग्रस्त नहीं रहेगी, सारी की सारी सड़कों का पुनर्निर्माण कर दिया जाएगा समयबद्ध तरीके से। मांगीलाल जी। क्वेश्चन संख्या 427। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पार्ट का जवाब मुझे मिल गया है। पूरा पूछो। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा, विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में गत 2 वर्षों में सड़कों के संबंधित कितने कार्य स्वीकृत किए गए थे और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में 2 वर्षों में कुल 115 कार्य लगभग राशि 96 करोड़ की स्वीकृति की गई है। इसमें से 64 कार्य पूर्ण कर लिए गए, 50 कार्य प्रगतिरत एवं शेष 1 कार्य की निरस्तीकरण प्रक्रियाधीन है। और इसके अतिरिक्त इस वर्ष 2026-27 बजट में राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में विभिन्न सड़कों के कार्यों के लिए लागत राशि 10 करोड़ की भी घोषणा की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, विधानसभा राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में प्रगतितर सड़क कार्य जो वर्तमान में चालू है, बहुत सारे कार्य टाइम ओवर रन चल रहे हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा उनको कब तक पूर्ण कराने का विचार? अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी कि इनकी विधानसभा में विभिन्न योजनाओं में सड़कों के कुल 50 कार्य प्रगतिरत हैं और ये कार्य दिनांक 19/6/2026 तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। अगला प्रश्न श्री गोवर्धन। प्रश्न संख्या 428। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जी हाँ,
श्री कृष्ण राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय सीकर से संबंध श्री कल्याण राजकीय चिकित्सालय शामली सीकर के नवीन भवन के ऊपर क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्वीकृत होने के कारण निर्माण कार्य प्रगतिरत है, जो कि मई जून 2026 तक पूर्ण होना संभावित है। अतः संपूर्ण अस्पताल परिसर का सिविल कार्य मई जून 2026 में पूर्ण होने के पश्चात अस्पताल नवीन भवन में स्थानांतरित किया जा सकेगा। खंड 2। जी हाँ, चिकित्सा महाविद्यालय सीकर में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु केंद्रीय प्रवर्तित योजना के तहत तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम रिन्यूअल के जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, OBGY, TB एंड चेस्ट, साइकेट्री, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, स्किन, एनेस्थीसिया के विभाग जो हैं करीब 18 करोड़ रुपए उपकरण, फर्नीचर एवं अन्य उपकरण क्रय किए जाने हेतु प्रशासनिक एवं स्वीकृति जारी की जा चुकी है। उपापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। साथ ही वर्ष 2022-23 में सीकर के श्री कल्याण राजकीय चिकित्सालय कैथ लैब स्थापित किए जाने की बजट घोषणा की गई थी, जिसकी क्रियान्विति में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। वर्तमान में उपापन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों के इलाज हेतु समर्पित क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण कार्य प्रगतिरत है, जिसमें मरीजों को विशेष चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि जो आपको जो इसका मेडिकल के अंतर्गत आने वाला जो हॉस्पिटल है, उसकी एक तो संख्या कितनी थी और उस हॉस्पिटल को पूरा करने का समय क्या मई 2026 ही था या इसमें समय में कोई परिवर्तन किया गया है? और मैं तो ये चाहता हूं कि क्योंकि बहुत सीकर शहर में भी काफ़ी जनसंख्या बढ़ गई है, इसलिए वहां पर हॉस्पिटल को अति शीघ्र आप कब तक उसको स्थापित कर देंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीकर को एक बहुत ही बड़ी सौगात मिल रही है, जो 191 करोड़ रुपए का जो शामली के अंदर मेडिकल कॉलेज में जो हॉस्पिटल इनको मिल रहा है, उसके अंदर जो है 103 करोड़ रुपए जो है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में जाएंगे। 191 करोड़ तो खाली हॉस्पिटल का है, उसके अतिरिक्त 103 करोड़ जो है शामली में मेडिकल कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो है, 16 करोड़ जो है क्रिटिकल केयर ब्लॉक का बजट मिला है हमें, 7 करोड़ का क्रिटिकल केयर ब्लॉक का इक्विपमेंट, 6.5 करोड़ का कैथ लैब और 18 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज जो है उसके हॉस्पिटल का इक्विपमेंट जो है। इसके अंदर ये शामली जो है करीबन 8 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो इनके तीन जगह हो जाएंगे। एक तो SK आपका हॉस्पिटल है, एक आपका MCH विंग है सीकर के अंदर 3 किलोमीटर और 8 किलोमीटर में ये हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पर SMS का JK लॉन और हमारे जो गनगौरी ये एफिलिएटेड है, उसी तर्ज पे ये होगा। और माननीय सदस्य को ये बताना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है उसकी 300 बेड से जो है आपने बताया स्ट्रेंथ बढ़ाने का, पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो 530 जो है आपके बेड्स हो जाएंगे। अगला प्रश्न है श्री बाबू सिंह। एक क्वेश्चन माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पीकर का थोड़ी है, क्योंकि एक मिनट दूसरा पूरे पूछने तो पहले मैं माननीय मंत्री महोदय जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमें लोसल में भी उपजिला अस्पताल दिया है, उसके लिए भी धन्यवाद है, लेकिन जो आज का जो समय है वो कैंसर इतना बहुत भयंकर रोग बन गया है जिससे आमजन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो क्या इसमें भी आप जो हमारा जो हॉस्पिटल जो SK श्री कल्याण हॉस्पिटल बन रहा है उसमें क्या नई विंग उसमें चालू करने की आपकी मंशा है? और यदि जो हमारे जो उपकरण है, जो अभी आपने जो राशि बताई है वो काफ़ी राशि दी है, तो वो उपकरण क्या इसमें जो हमारा जो हॉस्पिटल चालू होगा इसमें भी संसाधन पूरे किए जाएंगे तो कब तक किए जाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो एक बारी ये जब तैयार हो जाएगा, मई जून में तैयार हो जाएगा,
तो इसमें क्या है कि जो मेडिसिन वाला विंग है, सर्जरी, ऑर्थो, एनेस्थीसिया, डेंटल, ईएनटी, रेडियोलॉजी और लेबोरेटरी, ये मेडिकल कॉलेज के परिसर में इसको मूव कर दिया जाएगा। एसके जो है उसके अंदर आपका साइकेट्री, स्किन, आई, पल्मोनरी, पीडियाट्रिक्स ये वहाँ रहेगा। आपका कैथ लैब का बहुत लेटेस्ट इक्विपमेंट आ रहा है। क्रिटिकल केयर में सी आर्म की सर्जरी की मशीन आ रही है, लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड, सर्जिकल सेट्स, वेंटिलेटर्स, एक्सरे मशीन, मल्टीपल पैरा मॉनिटर्स हर पलंग के ऊपर लगेंगे। तो ये आपका जो है बहुत ही लेटेस्ट आपका हॉस्पिटल होगा। मैं माननीय सदस्य को ये बताना चाहूँगा कि कैंसर के बारे में जो बात किया था, कैंसर के बारे में अभी कोई प्रोविज़न नहीं है। एक बार ये तैयार हो जाए तो उसके आगे हम अगला कदम लेंगे। थैंक यू। इनके द्वारा पूछवाते ना, आपकी अनुमति हो तो माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, मैंने दे दी भाई। मुझे ऐतराज है। इस पिछले 7 साल से व्यवस्था चल रही है, संबंधित प्रश्नकर्ता के अलावा केवल नेता प्रतिपक्ष को अलाउ किया है। आप इनको क्यों अलाउ करते हैं समझ में नहीं आ रहा। ये गलत है, गलत है। आसन की व्यवस्था है, पहले भी आसन की व्यवस्था थी, आज भी आसन की व्यवस्था है। मैं समझता हूँ आसन का सम्मान हम सब लोगों को करना चाहिए। कोई बात नहीं, शॉर्ट में सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हॉस्पिटल शुरू नहीं हो पा रहा है, मेडिकल कॉलेज चल रही है। आपके 128 में से 82 पद रिक्त हैं, जिसमें फैकल्टी, वहाँ मेडिकल एमबीबीएस के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। 47 फैकल्टी अभी भी खाली है। तो नए हॉस्पिटल शिफ्ट हो पा रहा है, नए फैकल्टी उपलब्ध करा पा रहे हैं। तो क्या कारण है और कब तक इसकी फैकल्टी उपलब्ध करा देंगे जिससे स्टूडेंट का वो खराब नहीं हो, भविष्य खराब नहीं हो, और कब तक इसको चालू करा देंगे? ये तो चलता रहेगा। नीचे के बिल्डिंग बने 3 साल हो गए सर, अब ऊपर काम चला दिया तो नीचे की बिल्डिंग को तो काम में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैंने माननीय सदस्य जिन्होंने प्रश्न पूछा था बोला था कि भाई मई जून में सब पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा। जब इतने मशीनें आ रही हैं, इक्विपमेंट आ रही है, तो उनको ऑपरेट करने के लिए भी हम व्यवस्था करेंगे। स्टाफ बढ़ेगा, पर्याप्त स्टाफ बढ़ेगा, और स्पेशलिस्ट जो है, इतना पैसा जब खर्च होगा हम उसको जो है आपका स्टाफ की पूर्ति करेंगे। माननीय बाबू नेक्स्ट पॉइंट। नो अभी कुछ नहीं, अंकित नहीं। नो माननीय बाबू संख्या 429। अध्यक्ष महोदय, सवाल का जवाब आ गया है। अच्छा, पूरा पूछो। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि वित्तीय 2026-27 के बजट में रसोई गैस सब्सिडी योजना के अंतर्गत कितने एनएफएसए परिवारों को सम्मिलित करने हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया? क्या लाभार्थियों की बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है? तथा यह सही है कि सब्सिडी का भुगतान का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से किया जा रहा है? यदि हाँ, तो उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को विलंब से हो रहे भुगतान को सरकार निर्धारित समय सीमा में कैसे भुगतान कराने व गैस सिलेंडरों के बढ़ती रेट को रोकने व कम करने का विचार रखती है? स्पष्ट करें। माननीय मंत्री जी, आपको बैठे बैठे बोलने का आदत पड़ गई है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, वैसे भी 80 के बाद ये आदत बढ़ जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राजस्थान में 1,08,37,942 परिवार हैं, जिसमें से लगभग 68,96,046 परिवारों को एलपीजी सीडिंग की जा चुकी है, और जिसमें से 61,06,474 परिवारों द्वारा गैस मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का लाभ लिया जा रहा है। 7,79,572 परिवारों द्वारा एलपीजी आईडी मैपिंग के बाद भी लाभ नहीं लिया गया। दूसरा प्रश्न आपने ये पूछा कि इनमें मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में उनकी सब्सिडी समय पर पहुंचे। बिल्कुल, सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी संकल्प है कि आम जन को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचे। इसीलिए इस योजना में इतने लाभार्थी नए लोग जुड़े हैं जिनको आज तक गैस व्यवस्था से गैस का लाभ नहीं मिल पा रहा था, उनमें नए लाभार्थी जुड़े हैं, उनको भी गैस योजना का, मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का लाभ लगातार मिलता रहेगा। अगला प्रश्न। एक तो जवाब नहीं दिया कि रेट बढ़ रही है, अभी बढ़ी है, तो उसका रोकने के लिए आपने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या खाद्य विभाग और तेल कंपनियों के मध्य जन आधार एवं राशन कार्ड के मिलान डाटा मैपिंग की प्रक्रिया आंकड़ों की भिन्नता के कारण कई पात्र परिवार योजना से वंचित है? यदि हाँ, तो इस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? साथ ही प्रदेश के आर्थिक अभाव के कारण सदस्य पूरा गैस रिफिल न करवाने वाले परिवारों को अनुमानित संख्या कितनी है? क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित कर
तकनीक कारणों से वंचित परिवारों को विभाजित परिवारों जिनके नए राशन कार्ड बन चुके हैं कि एलपीजी मैपिंग हेतु कोई विशेष कार्य योजना रखती है, स्पष्ट करें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो पहला प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा कि एलपीजी के रेट का बढ़ने का, देखो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अभी जो सिनेरियो है वो आपके और हमारे सबके सामने है। तो वो ओएमसी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जो भारत सरकार पेट्रोलियम गैस मंत्रालय के अंदर है, उन्हीं के तहत हम कार्य कर रहे हैं, जो वहाँ से निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। और दूसरा, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने उन गरीबों की पीड़ा को ध्यान रखा कि जो वास्तव में ये है कि 1 करोड़ 8 लाख परिवार हैं और जिसमें से लगभग सिर्फ 68,96,000 ही लोग हैं जो इस योजना में कहीं ना कहीं सम्मिलित हुए हैं। जो बाकी जो वंचित हैं, हम भी उनका विशेष अभियान चलाकर प्रयास करेंगे कि जो भी व्यक्ति वंचित है उसको ना सिर्फ गैस का कनेक्शन मिले, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा जो ऐतिहासिक कदम करके जो मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना लाई गई, जिससे अभी तक दिसंबर 2025 तक जब से सरकार बनी है 5.68 करोड़ रिफिल कर 1051 करोड़ की सब्सिडी उस सामान्य घर को सुविधा सरकार द्वारा दी जा चुकी है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक और आने दो। कल ही जो है रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी हुई है, 60 रुपए घरेलू सिलेंडर में और लगभग 120 रुपए के आसपास कमर्शियल में। और इस बढ़ोतरी के बाद कमर्शियल सिलेंडरों पे अघोषित रोक लगा दी है और रसोई जो गैस है उस पे 25 दिन का जो है बुकिंग एडवांस में कर दी है। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है कि जो महंगाई बढ़ी है, सिलेंडर पे जो रेट बढ़े, क्या सरकार उसकी सब्सिडी अपनी तरफ से देकर राजस्थान की जनता को राहत देना चाहती है या नहीं? माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप विद्वान व्यक्ति हैं और आपने जो गैस के दाम की बात रखी, तो आप शायद ये भी देखते होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दामों में कितनी बढ़ोतरी हुई है, वो भी आप ध्यान रखिए इस बात का। ये नहीं तो मैं जवाब दे रहा हूँ आपके हिसाब से बैठे नहीं, आपके हिसाब से थोड़ी दूंगा। हरीश जी, आप जो जवाब पूछे उनसे पूछो, या तो आप नेता प्रतिपक्ष बन जाओ तो आपको जवाब दे देंगे। चलिए अगला प्रश्न मुकेश भाकर हो गया ना? इससे ज्यादा कोई उत्तर नहीं आ सकता। मंत्री जी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे रेट बढ़ गए इसलिए हमने बढ़ी हुई कीमतें मिलेंगी। आपका हमारी सरकार कल संकल्प है कि आम जन को गैस पहुंचे, चाहे कैसी पहुंचे, उसकी कमी भारत सरकार, राजस्थान सरकार कमी आने नहीं देगी। ये उद्देश्य हमारा है। अगला प्रश्न अध्यक्ष जी एक मिनट, मंत्री जी बीच में बोल दिया, दो बात होगी। सिंपल सी बात है, आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ गई इसलिए बढ़ी हुई मिली है। मैं ये कहना चाहूंगा, जब हमने 500 रुपए में सिलेंडर दिया उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 850 रुपए का सिलेंडर बाजार में आ रहा था। आज 600 रुपए में आ रहा है, जब भी आप 450 में दे रहे हो। जब वो लाभ जनता को नहीं मिला तो ये भी नहीं मिलना चाहिए। ये क्या बात हुई? सरकार मुख्यमंत्री जी मौजूद है, घोषणा कर रहे कि जो बढ़े हुए रेट है राजस्थान सरकार करेगी, जनता को राहत मिलेगी। जी ये बात कर रहे हैं, हमारी सरकार तो 407 रुपए राज्य सरकार हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछो। हाँ, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। आमागढ़ का जो किला है, माननीय प्रश्न संख्या तो बोलो। प्रश्न संख्या 431, मेरे पास जवाब आ गया। ठीक है, मैं इतना सा जानना चाह रहा हूँ, आमागढ़ जो फोर्ट है वो फोर्ट से मीणा समाज का इतिहास बहुत जुड़ा हुआ है मंत्री महोदय, और वहाँ पर अम्बा माता का मंदिर है, हमारे मीणा समाज की कुल देवी है। तो मैं आपसे यह अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि मंदिर में जो यात्री जाते हैं उनके लिए रास्ते की बड़ी प्रॉब्लम है। वहाँ गलता से निकल करके वो जो रास्ता जा रहा है बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ है। तो मेरा एक प्रश्न ये है कि उस रास्ते की अनुमति, क्योंकि वो वन विभाग में होकर के जा रहा है, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि उसमें आप कोई रास्ते की अनुमति बनाने की आप देने का विचार रखते हो कि नहीं रखते हो। और दूसरा सवाल ये है कि वो जो आमागढ़ का जो फोर्ट है, वो फोर्ट भी बिल्कुल जो है बिल्कुल खराब हो गया, गिर गया, उसके पुनर्निर्माण की, और अम्बा माता का मंदिर जो 600-700 साल पुराना है उसके पुनर्निर्माण की अनुमति सरकार देने का इरादा रखती है कि नहीं रखती है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य ने आमागढ़ फोर्ट को लेकर के जो बात करी, विशेष रूप से उस पर जाने वाले रास्ते के संधारण के लिए जो बात करी है, मैं आपको ये विश्वास देता हूं कि माननीय भजनलाल जी की सरकार है, सनातन धर्म को मानने वाली सरकार है,
सनातन के ध्वज को लेके चलने वाली सरकार है। मैं आपको पीछे भी ले जाना चाहूँगा। 2022 में वर्तमान में हमारे सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य जो कैबिनेट मंत्री हैं वहाँ ध्वज लहराने जा रहे थे और आप ही की सरकार जिसको आप समर्थन दे रहे थे उस सरकार ने उनको ध्वज लहराने से भी रोका। लेकिन मैं आपको ये विश्वास देता हूं कि जिस रास्ते की आपने बात करी है उस रास्ते का संधारण वन विभाग के द्वारा करवाया जाएगा। और मुझे बताते हुए खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं सदन में विराजमान है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको दिशा निर्देश भी दिए हैं कि ज़्यादातर वन क्षेत्रों में हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारे किले हैं, गढ़ हैं और उसमें बहुत पौराणिक काल के मंदिर हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि जो हमारी हेरिटेज प्रॉपर्टी है और विशेष रूप से अभी बजट में प्रतापगढ़ जो अलवर थानागाजी क्षेत्र में आता है उसके संधारण के लिए, उसके जीर्णोद्धार के लिए, उसके सौंदर्यीकरण के लिए बजट दिया गया है। माननीय सदस्य, आपने सनातन धर्म को मानने वाली सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी में विश्वास व्यक्त किया है। मैं आपको ये विश्वास देता हूं कि आमागढ़ किले का जीर्णोद्धार भी करेंगे, सौंदर्यीकरण भी करेंगे और वहां विराजमान माता जी के मंदिर को भी अच्छा बनाएंगे। अगला मैं मंदिर की बात कर रहा हूं। आमागढ़ का जो अंबा माता का मंदिर है उस मंदिर का पुनर्निर्माण और एक मिनट और दूसरा आपने अभी कहा किरोड़ी लाल जी के लिए, ये किरोड़ी लाल जी जब मैंने वो आंदोलन किया था 1 महीने तक वो आंदोलन चला और आपके आरएसएस के लोगों ने उस पे भगवा झंडा फहरा दिया और ये झंडे को हटा करके और समाज का झंडा फहराने ले गए ये, तो उसमें जाकर के विवाद हुआ ये गलत बात मत बोलो। और मंदिर पे आप किसी भी आसन पाओ पे माननीय सदस्य इस आरएसएस का क्या ये हमेशा आपने चल रहेगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। नो आरएसएस, यू हैव टू ब्लॉक द क्वेश्चन पूछो, आपको क्वेश्चन पूछने की अनुमति दी। अध्यक्ष जी मैं जवाब दूंगा। मैंने जबरदस्ती जिसका कोई लेना देना नहीं, प्रश्न पूछो। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी मैं बोलूंगा। अनुदान मांगों को लेकर के जनजाति विभाग की जब मांग थी, इसी सदन में रामकेश मीणा जी ने अपने आप को हिंदू होने पे मना किया था, आदिवासी बताया था, हिंदू धर्म की कमी बताई थी और हम विश्वास देते हैं कि हम देवी के उपासक हैं, हम निश्चित रूप से मंदिर का जीर्णोद्धार कराएंगे। बैठो बैठो, मैंने आपको जोश आ रहा है कुछ दिनों से। माननीय सदस्यों, माननीय सदस्य हरिमोहन जी, आप सबसे वरिष्ठ हैं, आपका सम्मान करता हूं। इसका ये नहीं है मतलब कभी बार प्रश्नकाल को प्रश्नकाल रहने दें। प्रश्नकाल में अपन अन्य विषय बीच में लाते हैं, ये उचित नहीं है। ऐसा कोई भी यदि आज्ञा होगा तो वो हमारे एजेंडा से उसको हटा दिया जाएगा। किसी भी सदस्य ने कहीं से बोला और हमें जब आसन पांव पे हो, चाहे मंत्री हो चाहे विपक्ष हो, एकदम से उसको बैठ जाना चाहिए। इधर ध्यान ही नहीं है। आज ऐसा 2 बार हो गया, मतलब मैं खड़ा हो रहा हूँ, ध्यान ही नहीं है, अपना बोलने जा रहे हैं आपस में। चलिए बैठिए। शोकाभिव्यक्ति। माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए पूर्व मंत्री श्री हेम सिंह बडाना तथा इस विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री रामलाल मेघवाल एवं श्री हेतराम बेनीवाल के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए ये शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। पूर्व मंत्री श्री हेम सिंह बडाना का जन्म 7 फरवरी 1966 को अलवर जिले के बघेरी कलां ग्राम में हुआ। आपने एमए एवं एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। श्री हेम सिंह बडाना 13वीं एवं 14वीं राजस्थान विधानसभा में थानागाजी निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप पुस्तकालय समिति के सदस्य रहे। श्री बडाना अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2016 तक राज्य सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एवं उपभोक्ता मामले विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे। आप दिसंबर 2016 से दिसंबर 2018 तक सामान्य प्रशासन विभाग, संपदा विभाग, मुद्रण एवं लेखन विभाग तथा राजस्थान स्टेट मोटर गैरेज विभाग के मंत्री भी रहे। आपने अपने सार्वजनिक जीवन में श्री बडाना पंचायत समिति किशनगढ़ बास के प्रधान रहे। आप राजकीय कला एवं विधि महाविद्यालय छात्र संघ अलवर के अध्यक्ष भी रहे। श्री हेम सिंह बडाना का दिनांक 2 फरवरी 2026 को निधन हो गया। पूर्व सदस्य श्री रामलाल मेघवाल का जन्म 7 अक्टूबर 1944 को जालोर के रेवतड़ा ग्राम में हुआ। आपने मिडिल तक की शिक्षा प्राप्त की। श्री रामलाल मेघवाल
13वीं राजस्थान विधानसभा में जालोर निर्वाचन क्षेत्र से इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक रहे। विधानसभा में आप राज्य उपक्रम समिति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति, प्राक्कलन समिति क, नियम समिति तथा प्राक्कलन समिति ख के सदस्य भी रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में श्री मेघवाल ग्राम पंचायत रेवतड़ा के सरपंच, पंचायत समिति, सायला तथा जिला परिषद के सदस्य रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंध रहे श्री मेघवाल जिला कांग्रेस कमेटी जालोर के उपाध्यक्ष रहे। आप राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे। श्री रामलाल मेघवाल का दिनांक 28 जनवरी 2026 को निधन हो गया। पूर्व सदस्य श्री हेतराम बेनीवाल का जन्म 10 जून 1934 को पंजाब के सुखचैन ग्राम में हुआ। आपने डूंगर कॉलेज बीकानेर से एमए की उपाधि प्राप्त की। श्री हेतराम बेनीवाल 9वीं विधानसभा में संगरिया निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा में आप अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, पुस्तकालय समिति, राजकीय उपक्रम समिति तथा संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री बेनीवाल ने किसानों एवं मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी निभाई तथा जेल यात्रा भी की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से संबंध रहे श्री बेनीवाल पार्टी में भी विभिन्न पदों पर रहे। श्री हेतराम बेनीवाल का दिनांक 23 फरवरी 2026 को निधन हो गया। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ तथा दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनके विक्षोभ सहन करने की शक्ति दे। माननीय सदस्यगण, कृपया 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को शांति की प्रार्थना करें।